जितने भी ई आया है, ई का य बन गया, लेकिन य बनने से पहले जो पहला जो व्यंजन था वो आधा रह गया, बड़ा औ ही बनेगा। यानी कि ये जो मात्राएं है ना, डबल मात्रा की वृद्धि हो जाएगी। कैपिटल संधि का मतलब होता है ज्वाइनिंग, यानी कि दो अक्षरों को जोड़ना। अक्षर स्वर भी हो सकते हैं, व्यंजन भी हो सकते हैं, या विसर्ग की भी हो सकते हैं, क्योंकि संधि के 3 रूप होते हैं, एक स्वर संधि, व्यंजन संधि और एक विसर्ग संधि, है ना। तो हम सबसे पहले स्वर संधि को समझेंगे, बात करेंगे कि दीर्घ संधि के उदाहरण हम कैसे देखें। ह्रस्व या दीर्घ स्वर अ, ई, उ, और यहाँ पे री भी होता है, जो यहाँ पे नहीं दिया गया है, री भी होता है। तो अ, ई, उ, यही शब्द आपस में दीर्घ बनाते हैं, यानी कि दोनों तरफ अ वही स्वर हो, और दोनों तरफ अगर ई है या दोनों तरफ उ है। दोनों तरफ का मतलब है कि 2 पार्ट होते हैं, 2 शब्द होते हैं, जैसे पुस्तक और आलय 2 शब्द है ना, इसका अ मिला और इसका अ मिला, इन दोनों को मिलाकर पुस्तक का में आ बन गया। तो यानी कि इन 2 शब्दों को मिलाकर जब दीर्घ स्वर आ गया, दोनों में अ आया हुआ है, ये वाली दोनों की बात कर रही हूं, दोनों तरफ अ आया, एक ही स्वर आया हुआ है, तो उसी स्वर का दीर्घ हो जाता है। यहाँ पर दोनों तरफ उ आया हुआ है, तो दोनों तरफ उ होने के कारण उसी स्वर का दीर्घ हो जाता है। अभी मैं बता रही थी कि दोनों तरफ समान स्वर हो, जैसे अ इधर भी है और इधर भी है, तो इन दोनों को मिलकर एक दीर्घ आ हो गया। अब जैसे यहाँ पे चाहे ह्रस्व आ है और इधर दीर्घ आ है, लेकिन दोनों तरफ आ है, तो इसलिए इसी का बड़ा रूप दीर्घ आ हो गया। यहाँ पर ई है, ई और ई है, दोनों तरफ समान स्वर है, तो इसी स्वर का दीर्घ हो गया, यानी कि बड़ी ई हो गई, है ना। इसी तरह से ऊ भी देख ले, ऊ अगर है तो दोनों तरफ ऊ आया हुआ है, ऊ और ऊ, तो उसी स्वर का दीर्घ ऊ बन गया। इस तरह से हम इसे समझ सकते हैं, जो भी स्वर दिया हुआ है दोनों तरफ समान स्वर है, तो उसी स्वर का दीर्घ हो जाता है। तो अब हम सबसे पहले अ वाले शब्दों को देखेंगे कि अ पर, अधीन, पर में अ की साउंड आ रही है, इसी र आवाज आ रही है, यानी इसमें भी आ है और इसमें भी आ है, अ और आ मिलकर बड़ा आ हो गया, तो ये पराधीन बन गया शब्द। वेद अंत वेदांत हो गया। राम अवतार रामा अवतार, जो ये वाले व्यंजन होते हैं ना, इसमें बड़ा आ की मात्रा अगर लग रही है, दीर्घ आ लग रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर दीर्घ संधि है। राम अवतार, पुष्प अंजलि, पुष्पांजलि हो गया। अब यहाँ पर इधर आ यानी कि पूर्व रूप में बड़ा आ है और इधर छोटा आ है, लेकिन है दोनों तरफ आ, तो दोनों को मिलाकर बड़ा आ ही बनेगा। जैसे दीक्षा और अंत दीक्षांत, परीक्षा अर्थी परीक्षार्थी, विद्या अर्थी विद्यार्थी, सीमा अंत सीमांत, ना। बात समझ में आ रही है बेटा। तो स्वर जो है उसी स्वर का दीर्घ हो जाता है, इस बात का ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पर ई आ गया, लेकिन दोनों तरफ समान स्वर है, इसलिए इसी ई का बड़ी ई हो जाएगा, दीर्घ ई हो जाएगा, इसीलिए इसको दीर्घ संधि का नाम दिया गया है। तो कवि इच्छा, मुनि इंद्र मुनीन्द्र, यानी कवि है, यहाँ पर छोटी ई है, लेकिन ये वाली ई मिलकर बड़ी ई हो गया, तो कवि इच्छा हो गया। मुनि इंद्र, यहाँ पर छोटी ई है, लेकिन ये वाला ई मिलकर मुनीन्द्र, बड़ा ई बन गया, मुनीन्द्र, है ना। कवि ईश्वर कवीश्वर, कपीश कपीश, इस तरह से शब्द बन रहा है। अब यहाँ पर देख लो, इधर बड़ी ई है और इधर छोटी ई है, फिर भी रूप इसका दीर्घ ई ही बनेगा। तो नारी इंदु, लक्ष्मी इच्छा, पत्नी इच्छा पत्नी इच्छा। तो यहाँ पे इसकी पहचान क्या है कि यहाँ पे देखो बड़ी ई आया हुआ है, बड़ी ई आया है, इसलिए ये दीर्घ संधि है। यहाँ पर भी नारींदु बड़ी ई, लक्ष्मी इच्छा बड़ी ई, पत्नी इच्छा बड़ी ई, तो बड़ी ई आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर दीर्घ संधि। अब ऐसे ही ऊ वाले में भी हम देखेंगे, ऊ और ऊ दोनों तरफ है, तरफ ऊ और ऊ है, तो बड़ा ऊ बन रहा है। कैसे भानु उदय, दोनों तरफ छोटा ऊ है, लेकिन इसका रिजल्ट बड़ा ऊ ही बनेगा। तो भानु उदय, भानु न में छोटा ऊ लगा है और इधर भी उदय में भी छोटा ऊ, तो दोनों मिलकर भानु न में बड़े ऊ की मात्रा लगी, भानु उदय। गुरु उपदेश, ये देखो गुरु में रा में छोटा ऊ है, और इसी रा में जब हम इसको लिखेंगे, बच्चे रा में ऊ की मात्रा को समझ नहीं पाते कि छोटा ऊ और बड़े ऊ में क्या अंतर है। रा में जब हम बिना गोल घुमाए रखते हैं, वो छोटा ऊ होता है। अब यहाँ पे देखो गोल घुमाकर आया हुआ ना, तो ऐसा रा में बड़े ऊ की मात्रा होती है। अब आगे देखते हैं गुण संधि क्या है। जब यहाँ इसकी परिभाषा देखो ध्यान से, कि जब अ अथवा आ, यानी कि अ हो या फिर आ हो, एक तरफ यानी पहले वाले पद में अ होना चाहिए, चाहे वो दीर्घ हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, ना। लेकिन उसके बाद अगर ई आया है, अ और ई मिलकर ए हो जाता है, और अगर अ के बाद ऊ आया है,
तो अ और उ मिलकर ओ बन जाता है ना। और अगर अ के बाद री आया है तो जैसा कि अभी हमने देखा तो अ और री मिलकर अर बन जाता है ना। तो 3 नियम इसके हैं। अ के बाद अगर ई आया तो ए बन गया, अ के बाद अगर उ आया तो ओ बन गया, ठीक है। और अ के बाद अगर री आया तो अर बन गया। ये 3 तरह से गुण संधि होती है। क्लियर है बेटा। अब इसके उदाहरण देख लें। ज्ञान प्लस इंद्र, यानी ज्ञान न में आ रहा ना, अ के बाद ई आया, अ के बाद ई आया तो अ और ई मिलकर ए हो जाता है, इसलिए ज्ञानेंद्र हो गया। नर प्लस इंद्र, मतलब ज्ञानेंद्र शब्द बन गया ना, क्योंकि अ और ई मिलकर ए बन गया। ए की मात्रा न में ए की मात्रा बन गई है ना। ये देखो, अब मैं आपको और डिटेल से बताती हूँ कि ए कैसे बना है ना। अ और ई बना तो ए बन जाता है ना। और अ धन उ आया, उ छोटा हो या बड़ा हो उ होना चाहिए, ई या ई कोई भी हो ई होना चाहिए, तो ए बन गया। अ के साथ उ आया तो ओ बन गया है ना। और हमने अभी उसमें देखा था सप्तर्षि में, अ के साथ अगर री आया है तो अर बन जाता है ना। ये 3 चीजें देखी थी ना हमने। तो यहाँ पर भी हमने वही चीज देखा कि अ के साथ ई या ई आया तो ए बन गया, अ के साथ उ या उ आया तो ओ बन गया, अ के साथ री आया तो अर बन गया। ये ए, ओ और अर, ये चीजें गुण संधि में बनती हैं, यानी दोनों को मिलाकर एक तीसरा रूप जब बनता है, 2 स्वरों के मिलने से जब तीसरा रूप बनता है जहां पर, वहां पर गुण संधि होती है। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि ए और ओ जो है ये संयुक्त स्वर हैं, अपने आप में क्लियर नहीं, क्योंकि इसमें अ और ई मिलकर ए बना। ए कोई एक स्वर नहीं है, इसके साथ 2 स्वर मिले तब जाकर ए स्वर बना। इसी तरह से ओ भी अपने आप में पूर्ण नहीं है, ये 2 स्वरों से मिलकर ओ बना है, ठीक है। तो इसलिए इनका हमने ध्यान रखना है। अब हम उदाहरणों पर आते हैं। अब बुक में आपके उदाहरण दिए हुए हैं कि ज्ञान प्लस ई, ज्ञान ये अ और ई मिलकर ए हो गया ना। अब इसी से रिलेटेड हमने ये सारे शब्द देखने हैं कि ज्ञान प्लस इंद्र, तो न में अ है और इंद्र में ई है, तो अ और ई मिलकर ए बना है ना। ये देखो, ज्ञानेंद्र हमने शब्द लिया, ज्ञान प्लस इंद्र, और इस न में से हमने अ उतार लिया और इधर ई है ही, तो अ और ई मिलकर ए हो जाता है हमारे नियम के अनुसार, है ना। ये ए हो गया। अब ज्ञान में से, इस न में से हमने अ निकाल लिया था, तो यहाँ पर हल बचा है ना। अब ये ज्ञान है और अ और ई मिलकर ए बना। अब ये इसको हमने ए को यहाँ जोड़ लिया है ना। अब यहाँ पे इंद्र, ई तो हमने ले लिया था नीचे, तो यहाँ पे क्या बचा, आधा न और द्र है ना। अब इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये न में ए मात्रा मिलकर इसमें लग जाएगी ए, है ना। तो ज्ञा, न में ए मिल गया तो ने, अंद्र ये लग गया ज्ञानेंद्र, ये शब्द बना। समझ आ गया ना बेटा अच्छे से। दीर्घ संधि में उसी स्वर का दीर्घ हो जाता है, चाहे अ आ है तो बड़ा आ, उ है तो बड़ा उ, ई है तो बड़ी ई, है ना। लेकिन यहाँ पर गुण संधि में 2 स्वरों के, 2 अलग अलग स्वरों के मिलने से तीसरा गुण, यानी अ भी है, ई भी है और ए, तीसरा एक अलग ही रूप बन गया। तो जब ऐसा होता है जहां पर, वहां गुण संधि होती है। ये बात आपने ध्यान से समझनी है। अब इसके और उदाहरण देख लें अच्छे से। नर धन इंद्र, तो अ और ई मिलके नरेंद्र, जैसे ज्ञानेंद्र बना था ऐसे नरेंद्र। इधर ध्यान से देखो ना, जैसे तो यहाँ पर भी ए की मात्रा लग गई, नरेंद्र हो गया। सत्य प्लस इंद्र तो सत्येंद्र हो गया। जहां पर भी अ और ई आया वहां पर ए बन गया, तो वहां पे ए की मात्रा लग गई, सत्येंद्र सत्येंद्र। अब हम देखेंगे कि बड़ी ई वाला, अ के साथ अगर बड़ी ई आया तब भी ए ही बनेगा, ठीक है। तो परम ईश्वर तो परमेश्वर, सोम ईश सोमेश, सुर ईश सुरेश। यहाँ पर ई, जहां जहां भी अ और ई आया है वहां पर ए बन गया है, यानी कि पूर्व पद में जो भी व्यंजन है उसमें ए की मात्रा लग जाएगी। पूर्व पद का मतलब पहले वाला पद, पूर्व जो परम पहले आया है ना, और जो बाहर वाला होता है उसको उत्तर पद बोलते हैं। इसको पूर्व और ये उत्तर पद। तो पहले वाले पद में जो भी व्यंजन आया है उसमें उसके आगे अगर ई आया है तो वो ए बन जाएगा, अगर उ आया है तो ओ बन जाएगा। यहाँ पर सब में ई आया है तो इसलिए ए की मात्रा इसके साथ लग जाएगी। परम के बाद ई आया तो म में ए की मात्रा लगकर परमेश्वर बन गया। सोम में
के बाद ई आया है तो सोमेश, म में ए की मात्रा लग गई तो सोमेश हो गया। ऐसे सुर ईश है तो सुरेश बन गया, र में ए की मात्रा लग गई सुरेश हो गया, है ना। ऐसे इधर देखो धर्म धन इंद्र है तो धर्मेंद्र हो गया, वीर इंद्र वीरेंद्र हो गया, पुष्प इंद्र पुष्पेंद्र हो गया, नर ईश नरेश हो गया, दिन ईश दिनेश हो गया, गण ईश गणेश हो गया। अब यहाँ पर चल रहा है अ के बाद अब जब उ आए, अब ये नया शुरू हो गया, इसको ध्यान से देखो। अ के बाद यदि उ आए तब ओ हो जाता है। अब देखो यहाँ पर वही बात है कि अ या आ, अ होना चाहिए, चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, है ना। ये पेंसिल है कि पेन है? पेंसिल देना। ये देखो अ या आ, और इधर उ या उ ना, अ हो या आ हो, उसके साथ में अगर उ छोटा उ है या बड़ा उ है, होना उ चाहिए। अ के साथ अगर उ मिल गया तो ये ओ, यानी ओ से ओखली वाला ये गुण, तीसरा गुण बन जाता है। ठीक है, अब इसके देख लें उदाहरण। चंद्र उदय चंद्रोदय, है ना। द्र और उ, द्र का अ और उ मिलकर ओ बना, कॉपी दिखाना, तो दोनों को मिलाकर ओ बना और ओ जो है वो मात्रा बनकर उसके साथ लग गया। ठीक है, अब जैसे यहां पे मैंने चंद्र लिखा, चंद्र प्लस उदय, अब द्र अ की साउंड आ रही ना, चंद्र, तो इस द्र र यानी कि र में अ स्वर आया हुआ है, तो अ को हमने यहां लिख दिया और उ वाले स्वर को भी ले लिया, तो अ प्लस उ मिलकर ओ बन गया, ये तीसरा गुण बना ओ, है ना। तो यहां पर जब ये अ अलग स्वर है, उ अलग स्वर है और इन दोनों के मिलने से तीसरा एक अलग ही रूप बना, तो जब ऐसा जहां होता है वहां पर गुण संधि होती है। कौन सी संधि होती है? गुण संधि। तो अ और उ मिलकर ओ बना है, तब अब चंद्रोदय बना। ये भी और उदाहरण देख लेते अभी हम। तो उपदेश हितोपदेश, पर उपकार परोपकार, यह भी सब में ओ की मात्रा लग रही है क्योंकि अ और उ मिलकर ओ बन गया है, इसलिए सब में ओ की मात्रा लग गई है। चंद्रोदय, हितोपदेश, परोपकार, है ना। समझ आ रहा है बेटे? र है, र में अ है, अ था, अ और उ मिलकर ओ बना, तो इन दोनों के मिलने से जो ओ बना वो र में मात्रा बनकर इसमें लग गई, परोपकार बन गया। ठीक है, ऐसे ही यहां देख लो, लोक उक्ति लोकोक्ति, नर उचित नरोचित, वीर उचित वीरोचित। अब बात करेंगे कि अ के साथ अगर बड़ा उ मिल जाए, अभी तक हमने छोटा उ देखा, अब हम देखेंगे कि अ के साथ अगर बड़ा उ मिल जाए तब भी ओ ही होगा, है ना। ये बात समझ में आ गई ना? शुरू में बताया था अ होना चाहिए पूर्व पद में, अ छोटा हो या बड़ा हो, और उसके सामने अगर उ छोटा है या बड़ा है उसका तीसरा रूप ओ ही बनेगा, ये बात समझ लो। जल उर्मी जलोर्मी, है ना। अ और उ मिलकर ओ बन गया था और ओ जो है वो ल में मात्रा के रूप में लग गया, जलोर्मी। ठीक है, ऐसे ही सागर उर्मी सागरोर्मी, सागर र में ओ की मात्रा लग गई और ये वाला र पहले से ही है, सागरोर्मी सागर उर्मी सागरोर्मी, जल उर्मी जलोर्मी, दया उर्मी दयोर्मी, यमुना उर्मी यमुनोर्मी, इस तरह से शब्द बना। अब अर वाले भी आ गए जो हमने पहले सीखा था, सप्तर्षि वाला, तो यहाँ पे ऋषि वाले भी आ गए। तो हमने क्या सीखा था कि अ के साथ अगर री आए तो अर बन जाता है, जिसमें र में हल होता है। अब यहाँ पे देव ऋषि तो देवर्षि, ब्रह्म ऋषि तो ब्रह्मर्षि, है ना। सप्त ऋषि तो सप्तर्षि, वसंत ऋतु तो वसंत ऋतु, इस तरह से शब्द बन जाते हैं। अब अगर कहें कि अगर पूर्व रूप में बड़ा आ है तब भी री के मिलने से वो अर ही बनेगा, तो महाऋषि महर्षि, राजा ऋषि राजर्षि, इस तरह से ये गुण संधि रूप बनती है। ठीक है, हम सीखेंगे आज वृद्धि संधि। तो क्या बढ़ जाता है? एक मात्रा बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है वो हम देखेंगे। यहाँ देखो वृद्धि संधि, जब अ अथवा आ के बाद ए या ऐ तथा ओ या औ आए, समझ। प्रथम पद में अ या आ आए, कोई भी आ होना चाहिए, और उसके बाद अगर ए है या आई है, यानी छोटी ए या बड़ी ए जिसको आप बोलते हैं, तो जो उसका दोनों के बदले में जो रूप होगा वो बड़ी ए ही बनेगा, है ना, बड़ी ए बनेगा। और अगर इधर अ या अ के बाद ओ आए, धन ओ या औ, यानी छोटा ओ या बड़ा ओ आए, तब
ये बड़ा औ ही बनेगा, यानी कि ये जो मात्राएं है ना, डबल मात्रा की वृद्धि हो जाएगी। कैसे वृद्धि? अगर यहाँ पे आप कहेंगे यहाँ पे तो एक ही मात्रा है, तो बड़ी ए में एक ही होती है, लेकिन जब ये मात्रा व्यंजन पर लगती है, जैसे क पर लगी बड़ी ए, तो डबल मात्रा हो जाएगी, है ना। जैसे ये एक मात्रा है के, और अगर यहाँ पे संधि हो रही है तो ये वाली दो मात्रा है, यानी कि एक मात्रा की वृद्धि हो जाती है कई में। इसी तरह से ओ, बड़ा औ हो जाएगा और बड़ी ए हो जाएगी, ये रूप बनेंगे संधि करके। अब हम शब्दों पर आ जाते हैं। यहाँ पर वृद्धि संधि में कहा है अ अथवा आ के बाद ए या आई आए, तथा ओ या औ आए, यानी अ के बाद ए या आई आए, और दूसरा रूप है अ या आ के बाद ओ या औ आए, तब दोनों मिलकर बड़ी ए या फिर बड़ा औ हो जाता है ना। इतनी बात क्लियर हो गई। और जहां पे बड़ी ए और बड़ा औ होता है उसी को वृद्धि संधि कहते हैं। अब उदाहरण भी देख लें। यहाँ पे अ के बाद ए, यानी छोटी ए आई है, तभी बड़ी ए ही बनेगी ना। एक 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 एक, यहाँ पे क में अ है और इधर ए आ गया, अ के बाद ए आया तो बड़ी ए बन के एक कैक हो गया, यानी क पे बड़ी मात्रा लग गई, बड़ी आई की मात्रा लग गई, है ना। ऐसे मतलब एक एक दो शब्द है ना, ये वाला क में अ आया है ना, इसको देखो, क में अ है, और हमारी परिभाषा क्या है कि यदि अ के बाद ए आए, तो इस अ के बाद ए आया हुआ है, तो इन दोनों के मिलने से बड़ी ए हो जाता है। शब्द लिया था एक प्लस एक, है ना। तो इस क में अ है और यहाँ पर ए है, अ और ए को हमने नीचे उतार लिया, इन दोनों के मिलने से बड़ी ए बना, बड़ी ए बना ना। अब अ और ए मिलकर ए बन गया। अब इसको ए को हम इसमें कैसे लगाएंगे वो देख लेते हैं। अब क में से हमने अ निकाल लिया तो क में हल बचा, है ना। क में से अ उतार लिया ना, तो यहाँ पे क में हल बचा। इसके बाद अब हमने इन दोनों के मिलने से जो आई बना, इसको हमने यहाँ पे लगा दिया, है ना। और यहाँ पे खाली क बचा, क्योंकि इस ए को भी हमने नीचे ले लिया था, यहाँ पे क बचा, इस का को हमने ले लिया। अब देखो ये इस क में हल लगा हुआ है, यानी कि अभी इसमें कोई स्वर नहीं है, तो इस क में हमने इस स्वर को मिलाना है। इस स्वर को जब हम बड़ी ए को किसी व्यंजन में मिलाते हैं तो वो बड़ी ए मिल के दो मात्राएं लगती है, ये होती है बड़ी ए, है ना। तो दोनों को मिलाया तो एक कैक ये शब्द बना। एक एक ही दोनों का मतलब हर एक 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 दो शब्द मिला दिए, एक 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 शब्द बन गया, यानी कि ये मात्रा जो बड़ी ए थी वो मात्रा दो मात्रा लगकर इसमें लग गया, एक हो गया। तो यही चीज देनी, जिसमें दो मात्राएं बड़ी ए की लगी हैं या बड़े औ की दो मात्राएं लगी हैं दो शब्दों के बीच में, तो वहां पर वृद्धि संधि होती है। ये छोटी सी पहचान, ठीक है। अब आगे उदाहरण भी देख ले ना। अब ये तो बात समझ आ गई कि ए कैसे बना। एक 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 एक, लोक एषण लोकेशण, यानी अ और ए मिलके क में बड़ी ए बन गया लोकेशण, है ना। उसके बाद देखिए अगर इधर आ है बड़ा आ और इधर ए है तब भी ए ही बनेगा, यानी अ और ए का मेल अगर हुआ है तो उसका रूप जो है रिजल्ट उसका बड़ी ए ही होगा। जैसे सदा एव, सदा में बड़ा आ है और इधर ए है तो सदैव हो गया, है ना। इधर तथा एव तो तथैव हो गया, है ना। उसके बाद अ और आई, यहाँ पे छोटा अ और इधर बड़ी ए है, अ और ए मिलकर भी बड़ी ए ही बनेगा। तो मत ऐक्य मत ऐक्य, धन ऐश्वर्य धन ऐश्वर्य, है ना, ए बन जाए धन ऐश्वर्य। आ और ओ मिलकर भी, अब यहाँ पर ओ की बात आ गई, ओ वाले शब्द देख लेते हैं। आ और ओ मिलकर बड़ा औ बना, बड़ा औ बना ना, तो महा औदार्य महोदार्य औ, ये जो औ था बड़ा औ वो इसमें लग गया, हा में मात्रा बन गया, महोदार्य बन गया, है ना। महा औषध महौषध बन गया, ठीक है। अब इसके
ये क्लियर हो गई ना। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में जो मात्राएं होती हैं, ए की मात्रा बड़ी ए में बदल जाती है और छोटे ओ की मात्रा बड़े ओ में बदल जाती है, बस इतना ही है। यानी कि दो दो मात्राएं लग जाती है। अब हम देखेंगे कि यण संधि क्या होती है। ठीक है, यण संधि का मतलब यह है कि य बन जाता है। यण संधि में य बन जाता है, य या फिर व बनता है। यण संधि में ही ये य बनता है या फिर व बनता है, ये दो चीजें होती हैं। और ये य और ये व कैसे बनता है ये हम देखेंगे। इसमें लिखा है यण संधि के कुछ नियम इस प्रकार हैं, यानी ई अथवा ई, यानी छोटी ई या बड़ी ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए। अभी तक हमने आ की बात की थी कि पूर्व पद में आ आए, अब यहाँ पर ई की बात हो रही है। अगर पूर्व पद में ई आया है, छोटी ई या बड़ी ई होनी चाहिए, ई आया है तो उसका या बन जाएगा। और अगर पूर्व पद में ऊ आया है, ऊ या ऊ, तब ऊ के स्थान पर व बन जाता है, ई का या हो जाता है। बस इतना करना है ना। अब देखें, उदाहरण देखें, यानी ई अथवा ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का, यानी ई या ई का य हो जाता है, य में बदल जाता है। जैसे ई प्लस अ या आ, यानी इसको छोड़कर अगर ई आया है तो उसके बाद कोई ई को छोड़कर कोई और स्वर आए। अगर ई ही आया वो तो दीर्घ स्वर हो जाएगा, है ना। ई के बाद अ आया तो य या बन गया, यानी कि इधर जो भी स्वर आया है य, ई का तो य बन गया, और इधर जो भी स्वर है वो मात्रा बनकर इसमें लग जाएगा, है ना। जैसे ये आ है तो य में आ की मात्रा लग गई ना। संधि का नियम होता है कि पूर्व पद मतलब जो पहला वाला पद होता है प्लस उत्तर पद। पहले तो इसको अच्छे से समझ लो कि पहला वाला पद पूर्व पद होता है और बाद वाला पद उत्तर पद होता है। तो पूर्व पद में अगर ई आया है, ई या ई, और उसके बाद कोई भी स्वर जैसे अ, यानी ई को छोड़कर कोई भी स्वर आए, तो ई अगर पूर्व पद में है तो इसके स्थान पर बन जाता है य हल वाला। और इसके बाद ये वाले जो भी स्वर हैं वो इसमें मात्रा बनकर लग जाते हैं, है ना। अगर अ आया तो य का हल हट जाएगा, अगर बड़ा आ आया है तो मात्रा लग जाएगी, अगर ऊ आया है तो यू बन जाएगा, बड़ा ऊ आया है तो यू बन जाएगा, ए आया है तो ये बन जाएगा, है ना। मात्रा लग जाएगी इसमें कि ई और आ, यानी अति और अंत। अति का ई यानी ई से य बन गया और अ मिल गया तो य, तो अत्यंत। अब इसमें एक बात और ध्यान रखने वाली बात होती है, यण संधि में हमेशा ही य से पहले आधा अक्षर आता है, य या व से पहले आधा अक्षर होता है ना। आ गया ये, यहाँ पे देखो, अगर ई का तो य बन जाता है, ये तो क्लियर है, और प्लस जो भी स्वर हो वो उसमें लग जाता है। लेकिन जैसे अति हमने वहां पे उदाहरण दिया है, अति और अंत, अति और अंत हमने लिया ना, तो इस ता में से हमने ई ले लिया, ई हमने नीचे उतार लिया, ठीक है ना। अति में से ई हमने ले लिया तो वहां पर ता खाली रह गया, त में से स्वर हट गया तो आधा ता रह गया, और इधर अ है ना। तो ई का तो य बन गया और य में ये लग गया अन, तो बन गया यम, या पे अनुस्वार लग गया, है ना। अब इसमें यम को इसमें कैसे जोड़ेंगे, ये अति में से ई निकल गया था तो यहाँ पर त जो है वो हल वाला बचा, तो इसमें हमने अत लिया, अत में से ये जोड़ दिया यन, क्योंकि इन दोनों के मिलने से यम बना, और आगे त बचा है त। इनको हम जोड़ेंगे तो कैसे बनेगा, अ आधा त, है ना, क्योंकि इसके आगे स्वर तो है ही नहीं जो इसको त को पूरा करेगा। त के बाद यन, या के बिंदी लगी हुई है यन त, ये बना शब्द अत्यंत। तो यण संधि की ये पहचान होती है कि य या व से पहले आधा अक्षर होता है, जैसे कि यहाँ पे अत्यंत में आधा त, य या व से पहले। अब हम वापस आ जाते अति अंत, अत्यंत, आदि अंत, आद्यांत। अब ध्यान से देखो शब्द,
क्योंकि जितने भी ई आया है ई का य बन गया, लेकिन य बनने से पहले जो पहला जो व्यंजन था वो आधा रह गया और आधा ही लगेगा, क्योंकि उसमें स्वर नहीं मिल रहा इसलिए आधा ही लग रहा है। तो आद्यांत हो गया तो द में हल लगा हुआ है। अभी आगत तो अभ्यागत, आधा भ रह गया। अति आचार तो अति का आधा त और ई का या मिलकर या अत्याचार हो गया, है ना। यदि अपि तो यद्यपि हो गया। नदी अर्पण नद्यर्पण हो गया। इत्यादि इत्यादि हो गया। पर्यावरण पर्यावरण हो गया। क्लियर हो गया बेटे, बात समझ में आ रही ना, पूछ लेना अगर कहीं पे भी अटको। उसके बाद देखिए कि ई के बाद अगर ऊ आए, ई के बाद अगर ऊ आए तब भी यही ई का तो य बना, लेकिन ऊ जो है वो मात्रा बनकर उसमें लग जाएगा। छोटा ऊ है तो छोटा ऊ बनकर यू बन गया, बड़ा ऊ है तो यू बन गया। उदाहरण भी देख ले। प्रति उपकार तो प्रत्युपकार, य से पहले आधा था, क्योंकि इस ता में से हमने ई हटा लिया, ई का य बन गया तो इधर त आधा रह गया बिना स्वर का, इसलिए प्रत्युपकार। उपरि उक्त उपर्युक्त, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि अगर ऊ आए तो यू बन गया, प्रत्युपकार। उपर्युक्त। नी ऊन तो न्यून, विहून तो व्यूह बन गया ना। ई के बाद अगर ए आई आए यही हो जाता। प्रत्येक प्रत्येक। देवी ऐश्वर्य देव्यैश्वर्य हो गया। उसके बाद आ रहा है ऊ अथवा ऊ के बाद यदि कोई स्वर आए तो ऊ का व हो जाता है। अभी हमने ई का देखा था ना, ई का य हो जाता है और ऊ का व हो जाता है यण संधि में। अब कैसे, इधर प्रथम पूर्व पद में ऊ आया है, ऊ या ऊ, उसके बाद अ आया तो सु आगत, तो सु का ऊ का तो व हो गया, आधा सा रह गया तो स्वागत। इस ऊ का व बन गया तो, और ये व में ये वाला आ मिल गया तो वा, और आधा स आधा रह गया तो स्वागत ये शब्द बना। उसके बाद सुअच्छ तो स्वच्छ बना। गुरु आकृति तो गुरुवाकृति, है ना। इस गुरु के ऊ का व बन गया तो आधा रा रह गया, तो इस आधा जब रा रह जाता है तो आपको बताया था पहले भी कि र जो है अपने आगे वाले व्यंजन के कंधे पर बैठ जाता है जब आधा होता है, क्योंकि पांव पर नहीं खड़ा हो सकता, तो गुरुवाकृति बन गया। सुअल्प स्वल्प बन गया। इसी तरह से ऊ या ऊ के बाद अगर ई आए, ऊ का व बना और ई मिल गए, इसमें ई की मात्रा लगी तो वी बन गया, है ना। तो अनुइति अन्विति हो गया। अनुएषण अन्वेषण हो गया। अब हम देखा कि री आ गया, री के बाद भी कोई अन्य स्वर आए तो री का र हो जाता है ना। तो जैसे मात्र आज्ञा तो मात्राज्ञा। भ्रातृ आदेश तो त्रि का जो र था, र में आ मिल गया तो रा बन गया, और ता मिलके ता आधा है, मात्रा बन गया। भ्रात्रा बन गया, भ्रात्रादेश। मात्राज्ञा। पितृ अनुमति पित्रानुमति, इस र में अ मिल गया ये वाला तो पित्रानुमति, है ना। यहाँ पर आधा त है, यहाँ पर भी आधा त, यहाँ पर भी आधा त आया हुआ है, तो र मिलकर वो त्र संयुक्त स्वर बन गया, संयुक्त व्यंजन बन गया, है ना। तो मात्राज्ञा, भ्रात्रादेश, पित्रानुमति, मातृच्छा, ये शब्द इस तरह से बने जब पूर्व पद में अगर री आए और उसके बाद कोई अन्य स्वर आए तब री का र हो जाता है। अब आगे देखें। अब ये तो हो गई हमारी यण संधि। आज हमने वृद्धि संधि और यण संधि अच्छे से सीखी है, तो इसको अभी हम इतना रहने देते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम अयादि संधि सीखेंगे, क्योंकि यण संधि और अयादि संधि में ज्यादा अंतर नहीं होता, लेकिन अगर हम दोनों एक साथ सीख लेना तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इसमें भी य और व बनता है, इसमें भी य और व बनता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, इसलिए इसको अलग अलग क्लास में पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा अलग अलग क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, हम सीखेंगे अयादि संधि के बारे में। अयादि संधि में अय और आदि, इसी में भी परिभाषा है, अय आदि बनता है अर्थात। तो ठीक है, आज के लिए हम विदा लेते हैं, विराम लेते हैं, और फिर मिलेंगे अगली क्लास में अयादि संधि के साथ। ओके, बाय बाय।